हेलो दोस्तों, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। और एनसीईआरटी की सीरीज में आज हम लोग क्लास 9 के 10th चैप्टर को पढ़ेंगे, 10वें चैप्टर को पढ़ेंगे, जिसका नाम कार्य और ऊर्जा है। तो चैप्टर की शुरुआत करने से पहले रोज की तरीके से ये मेरे टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड है, इसे स्कैन करके आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इसके डिस्कशन ग्रुप के साथ जुड़कर अपने सवालों को मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे मटेरियल हैं जो यूपीएससी के लिए ज़रूरी हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए, जो मैं इसमें शेयर करता रहता हूं। आप उसका भी फायदा उठा सकते हैं। तो अब मैं स्टार्ट करता हूं आज चैप्टर का नाम कार्य ऊर्जा, जिसे मैंने पहले ही बता दिया, इंग्लिश में इसे वर्क एंड एनर्जी के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग इसकी डेफिनेशन पर जाते हैं, कार्य की डेफिनेशन पर जाते हैं। कार्य होता क्या है, वर्क होता क्या है, इसे समझने की कोशिश कीजिए। तो देखिए, जो हम लोग कार्य करते हैं, जिसे हम कार्य कहते हैं, अमूमन आम भाषा में जो कार्य कहा जाता है और वैज्ञानिक भाषा में जिसे कार्य कहा जाता है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, मान लीजिए कि आप कोई पत्थर है, बड़ी मजेदार चीज है कि कोई पत्थर है और उस पर बहुत ज्यादा दम लगाकर उसको खिसकाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा दम आपने लगा दिया, पूरी शक्ति लगा दी, पूरी ऊर्जा लगा दी, और वो पत्थर जो है उसको खिसकाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी जगह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो स्थानांतरित नहीं हो पाता, अपनी जगह से हिल भी नहीं पाता। तो आपके हिसाब से आपने कार्य तो बहुत किया, ठीक है, आपने बहुत कार्य किया, आपने बहुत मेहनत की उसको खिसकाने की, तो आपके हिसाब से तो कार्य हो गया। यानी कि अगर आम बोलचाल की भाषा में आपने बहुत जबरदस्त उस पर कार्य किया, लेकिन वैज्ञानिक भाषा में आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अगर उस पत्थर पर को खिसकाने का आपने जबरदस्त प्रयास किया, लेकिन वो अपनी इस जगह से नहीं हटा, अपनी जगह से स्थानांतरित नहीं हुआ, तो वैज्ञानिक भाषा में वो कार्य नहीं हुआ, वो कार्य जीरो माना जाएगा। तो ये एक बड़ी, तो इसका मतलब ये है कि जो कार्य होता है वैज्ञानिक भाषा में तभी माना जाता है जब आप किसी वस्तु पर अपनी ऊर्जा लगाएं और उस ऊर्जा की वजह से वह वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाए, ठीक है, डिस्प्लेस हो जाए, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कार्य बोलते हैं। तो यही चीज जो है वो एनसीईआरटी के इस चैप्टर में बताई गई है। इस चैप्टर में जो इसका पैराग्राफ उसमें बताई गई है, तो क्या लिखा गया, थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं। मैंने आपको आम बोलचाल की भाषा में बता दिया। अब यहां पे क्या लिखा है, कार्य क्या है। हम अपने दैनिक जीवन में जिस रूप में कार्य शब्द का प्रयोग करते हैं और जिस रूप में हम इसे विज्ञान में उपयोग करते हैं, उनमें अंतर है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए आइए कुछ उदाहरणों का विचार करते हैं। तो बहुत सारी चीजें बात कहेंगे, तो अपने आप कक्षाओं में उपस्थित रहते हैं, अपने मित्रों के साथ समस्याओं पर विचार विमर्श करती हैं तथा प्रयोग करती हैं। इन क्रियाकलापों पर वह बहुत सी ऊर्जा व्यय करते हैं। सामान्य बोलचाल में वह कठोर काम कर रही हैं। यदि हम कार्य को वैज्ञानिक परिभाषा के अनुसार देखें तो इस कठोर काम में बहुत थोड़ा कार्य सम्मिलित है। आप एक बहुत बड़ी चट्टान को धकेल, वही जो मैंने एग्जांपल दिया था, आप एक बहुत बड़ी चट्टान को धकेलने के लिए कठोर परिश्रम कर रहे हैं। मान लीजिए आपके सारे उसके कार्य के बावजूद चट्टान नहीं हिलती है, तो इसका मतलब यह है कि अगर चट्टान नहीं हिलती है तो आपने चट्टान पर कोई कार्य नहीं किया, क्योंकि चट्टान में कोई विस्थापन नहीं हुआ। यही मैंने आपको पहले बताया था कि आपने चट्टान को हिलाने का बहुत प्रयास किया, बहुत दम लगा दिया, सुबह से शाम हो गई, आपके हिसाब से आपने पूरा दम लगा दिया, आपने बहुत कार्य किया, लेकिन वैज्ञानिक भाषा में उसमें कोई कार्य नहीं हुआ, क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार का चट्टान अपने स्थान से थोड़ी सी भी नहीं हिली, वो वहीं की वहीं रही, उसमें कोई विस्थापन नहीं हुआ। तो इसका मतलब आप सुबह से शाम तक आपने चाहे जितनी एनर्जी वेस्ट कर ली हो, आपने कोई कार्य वैज्ञानिक भाषा में नहीं किया। यही चीज यहां पर बताई जा रही है। तो आप अपने सिर पर एक भारी बोझा रखकर कुछ मिनट के लिए बिना हिले डुले खड़े रहते हैं, आप थक जाते हैं, आपने प्रयास किया तथा अपनी बहुत सी ऊर्जा व्यय की। क्या आप बोझे पर कुछ कार्य कर रहे हैं? विज्ञान की भाषा में कार्य शब्द का अर्थ समझते हैं, उस रूप में इस स्थिति में कार्य नहीं किया गया। मतलब एक बोझा आप नहीं, वही एनसीईआरटी की लाइन इस वजह से मैं पढ़ देता हूं कि आपको लाइन टू लाइन बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाए। बेसिकली मैंने आपको सिंपल भाषा में समझा दिया कि कार्य क्या है। कार्य जब आप किसी चीज पर एनर्जी लगाते हैं
हैं और वो वस्तु जिस पर आप एनर्जी लगा रहे हैं वो अपनी जगह से अपने स्थान से विस्थापित हो जाए तो कार्य वैज्ञानिक भाषा में हुआ, विस्थापित नहीं हुई तो फिर वो कार्य नहीं हुआ। तो वही चीज यहां पर बात की जा रही है कि अगर आप एक बोझा लेकर लें, बहुत भारी बोझा है, उसको लेकर सीधे स्टैटिक होकर खड़े हैं, आप सुबह से शाम तक खड़े हैं, आपके हिसाब से आपकी पूरी एनर्जी वेस्ट हो गई, लेकिन वैज्ञानिक भाषा में कार्य नहीं हुआ जब तक कि उस बोझे को लेकर जाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप नहीं रख देते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल बात आपको स्पष्ट हो गई होगी कि आखिर वैज्ञानिक भाषा में कार्य आखिर क्या होता है। तो इसी चीज को इन्होंने आगे बताया है। तो उपरोक्त स्थितियों को ध्यानपूर्वक देखने से ज्ञात होता है कि कार्य करने के लिए दो दशाओं का होना आवश्यक है। वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए, ठीक है, वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, यानी आप बल लगा रहे हैं, उस पर खूब एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, और साथ ही साथ वस्तु जब तक विस्थापित नहीं होगी कार्य नहीं किया जाएगा। तो इसका मतलब वैज्ञानिक भाषा में अगर कार्य को समझने की कोशिश करें तो दो चीजों का होना आवश्यक है, वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए और दूसरा वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। तो इस प्रकार आपने देख लिया कि कार्य की डेफिनेशन क्या है हमारे वैज्ञानिक भाषा में। ठीक है, वैज्ञानिक भाषा में तो यह बात बिल्कुल क्लियर हो गया। अब एक नियत बल द्वारा किया गया कार्य, मतलब अगर एक बल हम किसी भी चीज पर लगाएं और उससे कार्य किया जाए तो उसका फॉर्मूला क्या होता है उसे याद रखिएगा। कार्य का मतलब कार्य इज इक्वल टू बल गुणे विस्थापन। ठीक है, W इज इक्वल टू Fs, यानी कि वर्क फोर्स इंटू एस मतलब डिस्टेंस, विस्थापन, जहां से वो विस्थापित हुई है। ठीक है, तो मतलब ये हो गया कि कार्य को अगर आपको निकालना है तो आपको बल और विस्थापन पता हो तो कार्य निकल आता है। तो इस फॉर्मूले से कई चीजें आपकी निकाली जाती हैं। इसी फॉर्मूले से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स जो होते हैं, जो आंकिक प्रश्न होते हैं, वो इससे सॉल्व किए जाते हैं। तो कार्य क्या होता है, बल गुणे विस्थापन होता है। तो एक नियत बल द्वारा किया गए कार्य का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, कार्य इज इक्वल टू बल गुणे विस्थापन होता है। तो इसे याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। और वैसे तो न्यूमेरिकल्स नहीं आते, मैंने पहले भी बताया है, लेकिन इसके बावजूद भी आप इस फॉर्मूले को हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए जो कार्य होता है वो दो तरीके का होता है। कार्य तो आपको समझ में आ गया, अब तो कोई डाउट नहीं होगा, मुझे लगता है, पूरा यकीन है कि आप समझ गए होंगे कि वैज्ञानिक भाषा में कार्य क्या है। और मजेदार बात है कि जिसको आप कार्य समझते थे अभी तक वो कार्य नहीं था। वैज्ञानिक भाषा में कार्य की क्या डेफिनेशन है वो आपको समझ में आ गई होगी। अब कार्य जो है वो दो तरीके का हो सकता है, एक हो सकता है धनात्मक कार्य और एक हो सकता है ऋणात्मक कार्य। अब धनात्मक कार्य क्या होता है, जैसे सिंपल से भाषा में समझने की का प्रयास कीजिएगा कि मान लीजिए कि ये एक कार है, टॉय कार है, मतलब एक खिलौना कार है, इसको बच्ची जो है वो अपनी ओर एक धागे से बांधकर खींच रही है। तो एग्जैक्टली जिधर जो इसकी दिशा है, ये जिधर की तरफ मूव कर रही है कार, उसी की तरफ, यानी उसी दिशा की तरफ ये बच्ची इस कार को खींच रही है और उधर उसी की तरफ वो एक बल लगा रही है। तो अपना इस कार को एक रस्सी से बांधकर एक बल लगा रही है और जो कार है वो उस दिशा में विस्थापित हो रही है, अपने स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या मामला हुआ, इस तरीके से मामला यह हुआ कि बल द्वारा किया गया कार्य यहां पर क्या माना जाएगा, धनात्मक माना जाएगा। मतलब कि कार्य उस दिशा में हो जिस दिशा में मान लीजिए कि बल उस दिशा में लगाया जाए जिस दिशा में आपका विस्थापन हो रहा है। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, धनात्मक कार्य बोलेंगे। ठीक है, धनात्मक कार्य बोलेंगे। इसी जगह पर क्या है कि अगर मान लीजिए कार जो होती, ये जो कार है, ये कार एक बैटरी वाली कार होती और बैटरी वाली कार जो है इधर की तरफ मूव कर रही होती, लेकिन हम इसके विपरीत दिशा में बल लगा रहे होते, इसको रोकने का प्रयास कर रहे होते। ठीक है, तो ये जो कार्य होता, ये जो कार्य इस लड़की द्वारा किया जाता है, यानी कि एक बैटरी से चलने वाली कार इधर की तरफ मूव कर रही है, लेकिन हम इसके अपोजिट डायरेक्शन में बल लगाकर इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, विरुद्ध इसके काम कर रहे हैं, तो यह भी कार्य किया जाएगा इस लड़की के द्वारा, लेकिन यह कार्य ऋणात्मक माना जाएगा। कैसा माना जाएगा, धनात्मक कार्य क्या होगा कि अगर यह बच्ची जो बल लगा रही है कार के चलने की दिशा में ही लगा रही है तो यह धनात्मक कार्य होगा। अगर उसके चलने की दिशा के विपरीत लगा रही है तो वो कैसा होगा, ऋणात्मक कार्य होगा। बात समझ में आ रही है, ऋणात्मक कार्य होगा। तो यह बात आपको बिल्कुल स्पष्ट हो गई होगी। तो इस स्थिति में
बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक माना जाएगा, और उसी जगह पे ऐसी स्थिति में बल F द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक माना जाता है और इसे ऋण चिन्ह द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। तो अब एक स्थिति, तो वही चीज यहां पर बताई है, दोनों दिशाओं के बीच 180 डिग्री का कोण बन रहा है, माना कि वस्तु इस दूरी के विस्थापन के पश्चात रुक जाती है। अगर हम अवमंदक बल लगा देते हैं जिससे कि एक चलने वाली कार जो है वो कुछ देर के बाद जाकर रुक जाती है, तो ऐसी स्थिति में बल जो द्वारा किया गया कार्य है वो ऋणात्मक माना जाएगा। तो पॉजिटिव कार्य, तो धनात्मक कार्य क्या होता है, ऋणात्मक कार्य क्या होता है, बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई होगी आप लोगों को। ठीक है, तो यहां पे क्या लाइन लिखी हुई कि जब बल विस्थापन की दिशा के विपरीत दिशा में लगता है, जब बल विस्थापन की दिशा के विपरीत दिशा में लगता है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है, जब बल विस्थापन की दिशा में लगता है तो किया गया कार्य जो है वो धनात्मक होता है। ठीक है, तो यही बात मैंने आपको स्पष्ट कर दी। अगर वही लड़की जो है वो बच्ची जो है वो उस कार को अपनी तरफ रस्सी से बांधकर खींच रही है तो इधर विस्थापन हो रहा है और इधर ही बल लगाया जा रहा है, तो ये धनात्मक होगा। लेकिन अगर ये बैटरी वाली कार होती और ये इधर की तरफ आ रही होती और इसको रोकने का प्रयास करते, इसके विपरीत दिशा में अगर बल लगाया जाता तो वो ऋणात्मक कार्य होगा। तो बात स्पष्ट हो गई होगी। ठीक है, अब यहां पर क्या लाइन लिखी हुई है कि यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता है तो कहा जाता है कि इसमें ऊर्जा है। जो वस्तु कार्य करती है उसमें ऊर्जा की हानि होती है और जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है उसमें ऊर्जा की वृद्धि होती है। तो ये माना जाता है कि अगर किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता है तो उसके अंदर एक ऊर्जा है, क्योंकि बिना ऊर्जा के कोई कार्य संभव नहीं हो सकता है। ठीक है, कोई कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो उसी चीज को यहां पर बताया है कि यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता है तो कहा जाता है इसमें ऊर्जा है, और जो वस्तु कार्य करती है उसमें ऊर्जा की हानि होती है। भाई कोई भी चीज, अगर मैं मान लीजिए कि कोई कार, ये बच्ची का ही एग्जांपल ले लेते हैं, तो मान लीजिए ये कार इधर की तरफ बैटरी वाली कार है और बैटरी वाली कार है तो ये चल रही है और इसको रोकने का प्रयास अगर ये बच्ची करती है, ठीक है, इस पर एक कार्य कर रही है, इस पर एक बल लगा रही है जिससे कि ये कार रुक जाए, तो ये अपनी ऊर्जा का व्यय कर रही है, यानी ऊर्जा खर्च करके उस गाड़ी को रोकने का प्रयास कर रही है। तो बात यहां पर वही बात कही गई कि जो वस्तु कार्य करती है उसमें ऊर्जा की हानि होती है और जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है उसमें ऊर्जा की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, जिस पर कार्य किया जाता है उस पर ऊर्जा की वृद्धि हो जाती है। तो उसमें दो तरीके की ऊर्जा होती है, एक गतिज ऊर्जा होती है, एक स्थितिज ऊर्जा होती है, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो ये बात आपको स्पष्ट हो गई होगी। अब यहां पर है कि इस प्रकार किसी वस्तु में निहित ऊर्जा को उसकी कार्य करने की क्षमता के रूप में मापा जाता है, इसलिए ऊर्जा का मात्रक वही है जो कार्य का है, अर्थात जूल। ठीक है, तो कार्य और ऊर्जा का जो मात्रक है वो क्या है, जूल है। ये याद रखिएगा, कभी कभी स्टेट के एग्जामिनेशन में आपसे पूछ लिया जाता है। तो किसी वस्तु में निहित ऊर्जा को उसकी कार्य करने की क्षमता के रूप में मापा जाता है, इसलिए ऊर्जा का मात्रक वही है जो कार्य का है। तो ऊर्जा और कार्य का मात्रक एक है और वो क्या है, जूल है। एक जूल कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा 1 जूल होती है। ठीक है, और इसमें किलो जूल का मतलब हो जाता है 1000 जूल। ठीक है, 1 किलो जूल का मतलब क्या हो जाता है, 1000 जूल। ये तो आपको पता ही होगा। तो कार्य और ऊर्जा का जो मात्रक है वो क्या है, जूल है। इस चीज को याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग ऊर्जा के रूप पर आ जाते हैं। वही जो मैंने बताया कि ऊर्जा के दो रूप, एक होती है गतिज ऊर्जा और एक होती है स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा की बात की जाएगी। तो ऊर्जा के रूप की अगर हम लोग यहां पर बात करें तो कई तरीके की वैसे तो ऊर्जा होती है, लेकिन जो हम यहां समझेंगे, जो इस चैप्टर में दिया गया है, वो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा है, उसको हम समझेंगे। तो विभिन्न प्रकार की ऊर्जा होती है, जिसमें स्थितिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है, ऊष्मीय ऊर्जा भी होती है, रासायनिक ऊर्जा भी होती है, विद्युत ऊर्जा भी होती है, प्रकाश ऊर्जा भी होती है, कई तरीके की ऊर्जा होती है। लेकिन आपके इस चैप्टर में, जो 9th का चैप्टर है, इसमें आपको ऊर्जा के दो रूपों के बारे में बताया गया है, उनके फॉर्मूले को बताया गया है। एक गतिज ऊर्जा है और एक स्थितिज ऊर्जा है। अब बात करते हैं कि सर गतिज ऊर्जा क्या होती है। सबसे पहले गतिज ऊर्जा की बात कर लेते हैं। तो गतिज ऊर्जा क्या होती है, जब कोई भी चीज अगर मूव कर रही है, अगर एक स्थान से दूसरे स्थान मूवमेंट उसका हो रहा है, चल रही है, गतिशील है, तो उसके अंदर जो ऊर्जा निहित होती है, ठीक है, उसे हम लोग गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो इसमें एग्जांपल के तौर पर एक चलती हुई वस्तु कार्य कर सकती है, जैसे कि मान लीजिए कि
एक गतिशील गोली, एक बंदूक से एक गोली छोड़ी गई है तो उसके अंदर गतिज ऊर्जा है, बहती हुई हवा के अंदर गतिज ऊर्जा है, घूमता हुआ पहिया, ठीक है, मूवमेंट कर रहा है, लगातार मूवमेंट कर रहा है तो इसमें गतिज ऊर्जा है, एक गतिशील पत्थर खींचकर आपने किसी को मार दिया तो ठीक है, तो उस पत्थर के अंदर भी गतिज ऊर्जा है। ये सभी कार्य कर सकते हैं, ठीक है, कार्य कर सकते हैं और ये सब जो है, इन सब के अंदर क्या पाई जाती है, गतिज ऊर्जा पाई जाती है। गिरता हुआ नारियल, गतिशील कार, लुढ़कता हुआ पत्थर, उड़ता हुआ हवाई जहाज, बहता हुआ पानी, बहती हुई हवा, दौड़ता हुआ खिलाड़ी आदि सभी में गतिज ऊर्जा विद्यमान है, ठीक है, विद्यमान है। तो ये है। तो संक्षेप में अगर हम कहें, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उसकी चाल के साथ बढ़ती है, ठीक है। तो मैंने आपको पहले से बताया है कि अगर कोई गतिज ऊर्जा उसे कहा जाएगा जब किसी भी चीज के अंदर, ठीक है, गति पाई जाएगी, उसकी वजह से उसमें निहित जो ऊर्जा होगी उसे हम लोग गतिज ऊर्जा के नाम से जानते हैं। और जितना हम उसकी गति बढ़ाते जाते हैं उसकी ऊर्जा भी बढ़ती जाती है। किसी चीज की अगर आप गति बढ़ा देंगे तो उसकी ऊर्जा बढ़ती जाएगी। मान लीजिए पत्थर एक आपने लिया, उस पत्थर को आपने ऐसे मारा, उसकी गति कम रही तो पता लगा उसके अंदर कम ऊर्जा होगी और फिर वो जिस पर हिट करेगा उसको नुकसान कम होगा। लेकिन उसी जगह पर आपने बहुत तेज गति से उस पत्थर को खींच के मार दिया तो ऐसी कंडीशन में उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी और वो जब किसी चीज पर हिट करेगी तो उसको नुकसान ज्यादा होगा, ठीक है, ज्यादा होगा। तो ये बात बिल्कुल आपको क्लियर हो गई होगी। तो किसी निश्चित वेग से गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा उस वस्तु पर इस वेग को प्राप्त करने के लिए किए गए कार्य के बराबर होती है। तो ये जो गतिज ऊर्जा होती है उसमें क्या बोला गया है, किसी निश्चित वेग से गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा उस वस्तु पर इस वेग को प्राप्त करने के लिए किए गए कार्य के बराबर होती है। अब इसका एक फॉर्मूला याद रखिएगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी जो है, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। अगर आप किसी भी चीज का आपको मास पता है, द्रव्यमान पता है और उसका वेग पता है, क्या मैंने बताया कि अगर किसी भी वस्तु को अगर आप किसी वेग से फेंकते हैं और आपको पता है कि ये चीज, उसका मास आपको पता है, उसका द्रव्यमान पता है, और मान लीजिए एक पत्थर है तो उसका द्रव्यमान आपको पता है कि वो मान लीजिए 2 किलोग्राम का पत्थर है, ठीक है, 2 किलोग्राम का पत्थर है और उसको किस वेग से, वेग पता है जिस वेग से आपने उसको पत्थर को मारा है, तो अगर आपको द्रव्यमान पता है और वेग पता है तो आप उसकी मदद से उसकी गतिज ऊर्जा को निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, काइनेटिक ऊर्जा को इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, हाफ mv², ठीक है। m फॉर मास यानी उस पत्थर का द्रव्यमान, v जो उसका वेग होगा, ठीक है, वेग होगा और उसका स्क्वायर कर देंगे। हाफ mv² के फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं कि गतिशील ऊर्जा का कोई भी चीज अगर गतिशील है तो उसकी गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा, तो इसको इस चीज से निकाला जाता है। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा आपको समझ में आ गई। किसी भी चीज में जो गति करती है उसके अंदर एक ऊर्जा निहित होती है, इसे हम लोग गतिज ऊर्जा कहते हैं और इसके एग्जाम्पल आपको जब पता ही है और उसको वो ऊर्जा कितनी होगी उसको इस फॉर्मूले से निकाला जा सकता है। बाकी ऊर्जा का जो यूनिट है यानी इकाई है वो आपको पता है, ठीक है। अब होता है, दूसरी चीज आ जाती है स्थितिज ऊर्जा, यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग यहां पर बात करते हैं। तो स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो क्या होती है कि किसी भी चीज में अगर ऊर्जा यानी उस पर कोई कार्य किया जाता है और वो जो है ऊर्जा को अपने अंदर संग्रहित कर लेती है, ठीक है, संग्रहित कर लेती है, वो स्टैटिक पोजीशन में रहती है, वो स्थितिक वो जो है वो मूव नहीं करती है और ऊर्जा को वो अपने अंदर संग्रहित कर लेती है। तो किसी भी चीज में पाई जाने वाली, ठीक है, अगर उस पर कोई कार्य किया गया है तो उसके अंदर ऊर्जा व्यय की गई है और उसके अंदर ऊर्जा की बढ़ोतरी हुई है, तो और वो लेकिन उसका मूवमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है, वो स्टैटिक पोजीशन में, ठहरी हुई अवस्था में है, तो वो अपने अंदर स्थितिज ऊर्जा को अपने अंदर समा लेती है, अपनी स्थितिज ऊर्जा को अपने अंदर संग्रहित कर लेती है, ठीक है। बाद में उस स्थितिज ऊर्जा को हम गतिज ऊर्जा में बदल सकते हैं, लेकिन वो अभी मूवमेंट नहीं कर रही है। किसी चीज पर अगर कोई कार्य किया गया है तो वो ऊर्जा को क्या कर लेती है, संग्रहित कर लेती है, ठहरी, लेकिन वो मूवमेंट नहीं करती, ठहरी हुई है। तो अगर अपने अंदर स्टोर वो जो एक पर्टिकुलर कोई भी वस्तु है उस पर अगर कोई कार्य किया गया है और उसने अपनी ऊर्जा को संग्रहित करके रख लिया है तो ये जो होगी उसे कहा जाता है स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। अब जैसे कोई भी मान लीजिए कि
बैंड है, कोई भी अगर मान लीजिए कि एक रबर बैंड है, उस रबर बैंड को आप खींचते हैं, ठीक है, रबर बैंड को आप खींचते हैं, तो रबर बैंड पर आपने कार्य किया, उसमें खींचा, तो उसमें क्या हो गई, स्थितिज ऊर्जा समाहित हो गई, उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा समाहित हो गई, ठीक है। तो यहीं पर एग्जाम्पल इन्होंने दिया है कि किए गए कार्य के कारण इसमें ऊर्जा संचित हो जाती है, किसी वस्तु को स्थानांतरित की गई ऊर्जा इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहती है, यदि वस्तु की चाल या वेग में परिवर्तन करने के लिए उपयोग में नहीं आती है, वस्तु कार्य करने के लिए स्थिति प्राप्त कर लेती है। वही मैंने बात बताया कि अगर किसी भी वस्तु पर आपने कार्य किया है तो वो क्या करती है, आपके दिए किए गए कार्य यानी जो आपने उसमें कार्य किया है तो उसको ऊर्जा के रूप में संग्रहित कर लेती है, लेकिन उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगी, स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। वही चीज यहां पर बताई है। तो बैंड में स्थान, मतलब जब आप किसी रबर बैंड को खींचते हैं तो आप कुछ ऊर्जा स्थानांतरित करते हैं, बैंड में स्थानांतरित की गई ऊर्जा इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। आप किसी बैंड को, वही वाले रबर बैंड को आप खींच रहे हैं, तो आपने उस पर कार्य किया, तो उसने क्या किया कि अपने अंदर आपके द्वारा किए गए, आपके द्वारा व्यय किए गए ऊर्जा को संग्रहित कर लिया। तो इसका मतलब बैंड के अंदर जो एनर्जी होगी, संचित ऊर्जा होती है, वो स्थितिज ऊर्जा होती है। किसी खिलौना कार से चाबी भरते समय आपका, हाँ अब ये भी बड़ा अच्छा एग्जांपल है, आप लोगों ने खिलौना गाड़ी देखी होगी, ठीक है, उसमें चाबी वाली गाड़ी देखी होगी, तो आपने क्या किया, चाबी भर रहे हैं, चाबी भर रहे हैं, चाबी भर रहे हैं, तो जब आपने चाबी भरी तो वो क्या हो गई, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित हो गई, उसके अंदर संचित हो गई, और जब उसको मौका मिलेगा वो उसी ऊर्जा की मदद से वो कार चल जाएगी। तो लेकिन अभी क्योंकि आपने चाबी जब उसमें भर दी है, उस पर कार्य किया है, तो उसने क्या किया कि उस ऊर्जा को अपने अंदर संग्रहित कर लिया, संचित कर लिया, और वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में उसके अंदर स्टोर हो गया, उस चाबी वाली कार के अंदर वो स्टोर हो गया, तो वो स्थितिज ऊर्जा की कंडीशन है। तो इस एग्जांपल से मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा कि किसी खिलौना कार से चाबी भरते समय आप कार्य करते हैं, उसके अंदर कमानी में स्थानांतरित की गई ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। तो गतिज ऊर्जा, जब कोई भी चीज गतिमान होती है तो उसके अंदर जो ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा के रूप में देखी जाती है। स्थितिज ऊर्जा, उसके अंदर कार्य तो किया गया लेकिन वो मूवमेंट नहीं कर रही है, वो गतिशील नहीं है, वो अपने अंदर उस ऊर्जा को संग्रहित कर ले रही है, बाद में वो गतिज ऊर्जा में बदल सकती है, वो अलग बात है, लेकिन अभी उसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, कोई गतिशीलता नहीं हो रही है, तो वो क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। किसी चीज पर अगर कार्य किया जाए और वो अपने अंदर ऊर्जा को संग्रहित कर ले, ठीक है, संग्रहित कर ले, और वो स्टैटिक पोजीशन में हो, ठहरी हुई अवस्था में हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी कि उसके अंदर हम कहेंगे कि इसके अंदर स्थितिज ऊर्जा स्टोर है, ठीक है। अब इसी स्थितिज ऊर्जा को हम इस तरीके से देख सकते हैं, एक और एग्जांपल के तौर पर, कि हमने एक पत्थर लिया, अब ये जो पत्थर लिया, इस पत्थर को हमने उठाया उठाया उठाया, तो जब हम किसी चीज को, किसी पत्थर को जमीन से ऊपर उठाते हैं, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि पृथ्वी की सतह पर क्या होता है, गुरुत्व सबसे ज्यादा होता है, तो गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की सतह पर सबसे ज्यादा है। तो आपने सतह से जब एक पत्थर को उठाया, एक सतह से पत्थर को उठाया, तो इसका मतलब आप गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं उस पत्थर पर। तो जब आपने उस पत्थर को पृथ्वी की सतह से उठाया और उठाकर उसको एक ऊंचाई तक आपने पहुंचाया, एक ऊंचाई पर पहुंचा दिया, तो आपने किसके खिलाफ काम किया, गुरुत्व बल के खिलाफ काम किया। गुरुत्व बल उसको खींच रहा है अपनी तरफ, जमीन जो पृथ्वी की सतह है उसे अपनी तरफ खींच रही है, लेकिन आपने उसके विरुद्ध यानी गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करते हुए उस पत्थर को आपने एक ऊंचाई तक उठा लिया। इसका मतलब आपने उसके अंदर एक ऊर्जा, मतलब आपने उस पर कार्य किया, उस पत्थर पर कार्य किया, गुरुत्व बल के अगेंस्ट कार्य किया, उसके विरुद्ध कार्य किया, तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं उसके अंदर ऊर्जा भर दी, क्योंकि आपने उस पर कार्य किया उस पत्थर पर, तो उसमें कहीं ना कहीं ऊर्जा क्या हो गई, संग्रहित हो गई, ठीक है, संग्रहित हो गई, संचित हो गई। और ये ऊर्जा कैसी होगी, ये ऊर्जा होगी आपकी स्थितिज ऊर्जा। उस पत्थर के अंदर आपने जमीन से पत्थर उठाया, एक ऊंचाई पर आपने उठाकर खड़ा कर दिया, इसका मतलब आपने उसमें स्थितिज ऊर्जा को संग्रहित कर दिया है, ठीक है। तो इस प्रकार वस्तु में विद्यमान ऊर्जा उसकी गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाएगी, ये जो आपने पत्थर को ऊपर उठाया
गुरुत्व के अधीन उठाया, ठीक है, ऊपर उठाया और वहां पर आपने उस पर कार्य किया तो उसमें स्थितिज ऊर्जा आ गई। और ऐसी स्थितिज ऊर्जा जो गुरुत्व के विरुद्ध की गई है, ठीक है, उसमें संग्रहित हुई है, तो इसे बोलेंगे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। क्या बोलेंगे? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो यही चीज यहां पर जो मैंने आपको बताया वही लाइन टू लाइन यहां पे लिखी हुई कि वस्तु को किसी ऊंचाई तक उठाने में उसकी ऊर्जा में वृद्धि होती है। इसका कारण है कि इसको ऊपर उठाने में इस पर गुरुत्व बल के विरुद्ध कार्य किया गया। इस प्रकार की वस्तु में विद्यमान ऊर्जा उसकी गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो ये क्या कहलाएगी? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा इसे कहलाएगी। अब मामला यह जाता है कि इस गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को किस फॉर्मूले से निकाला जा सकता है। मान लीजिए आपने एक पत्थर को उठाकर एक पर्टिकुलर ऊंचाई पर खड़ा कर दिया, एक हाइट पर आपने ऐसे रख दिया या ऊंचाई पर आपने इसको ऐसे लटका के रख दिया, ठीक है। तो इसके अंदर कितनी स्थितिज ऊर्जा मौजूद है, कितनी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा मौजूद है, इसको कैसे निकाला जाए? तो इसको फॉर्मूले से निकालते हैं mgh। m का मतलब आपको पता ही होगा, द्रव्यमान, g का मतलब ग्रेविटी का आपको पता ही है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका फॉर्मूला लगाएंगे। लास्ट क्लास में डिटेल में इसको बताया जा चुका है। हाइट, जिस हाइट पर आप ले जाते हैं, जिस हाइट पर आप उस पत्थर को ले जाते हैं, तो इस पत्थर को यहां से उठाकर यहां तक अगर आपने उठा लिया, इसकी ये हाइट हो जाएगी। इसका मास आपको पता होगा इस पत्थर का, और साथ ही साथ जी का मान भी आपको पता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तीनों का अगर आपको चीजें पता है तो आप उसके अंदर उस पत्थर को, जो पत्थर आपने एक ऊंचाई पर पहुंचाया, उसके अंदर मौजूद स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मापन कर सकते हैं, उसका पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो मापन कर सकते हैं कि इसमें कितनी स्थितिज ऊर्जा है। अब उस स्थितिज ऊर्जा को आप बाद में किसी एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। तो किसी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को निकालने का ये फॉर्मूला है, ठीक है, mgh, इसको से निकाला जा सकता है। अब आता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम, बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको बता दूं कि इसका क्या मतलब होगा। आपने पहले भी सुना होगा, फिर से बता दे रहा हूं कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम यह कहता है कि कोई भी ना ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है, ना ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है, बस एक ऊर्जा को किसी दूसरी ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, कहा जाएगा। ऊर्जा संरक्षण का नियम कहा जाएगा कि ऊर्जा को ना उत्पन्न किया जा सकता है, ना नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में उसे परिवर्तित किया जा सकता है। तो इस नियम के अनुसार ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो सकती है, ना तो इसकी उत्पत्ति की जा सकती है और ना ही इसका विनाश हो सकता है, ठीक है। तो ऊर्जा को ना उत्पन्न किया जा सकता है, ना उसको नष्ट किया जा सकता है, बस एक रूप से दूसरे रूप में इसको परिवर्तित किया जा सकता है। इसी को ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। रूपांतरण के पहले व रूपांतरण के पश्चात कुल ऊर्जा सदैव अचर रहती है। ऊर्जा संरक्षण का नियम प्रत्येक स्थिति तथा सभी प्रकार के रूपांतरों में मान्य है, ठीक है। तो अगर आपने कहीं पर एनर्जी यूज की है तो वो एनर्जी जो है वो कहीं पर स्टोर हो गई है, तो फिर वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में फिर से बदलेगी, लेकिन वो टोटल एनर्जी वही की वही बनी रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगी। एनर्जी सिर्फ ट्रांसफर की जा सकती है, एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर की जा सकती है, लेकिन उसके मान में परिवर्तन नहीं होगा। यही ऊर्जा संरक्षण का नियम कहा जाता है, कहलाता है, ठीक है। एक रूप से दूसरे, यानी कोई स्थितिज ऊर्जा में अगर कोई पत्थर है, उस पत्थर के अंदर स्थितिज ऊर्जा भरी हुई है, तो उसे गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। किसी रासायनिक ऊर्जा को किसी दूसरे और रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। मतलब ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन उनके मान को कम नहीं किया जा सकता। उसका परिमाण जो है वो सदैव जो है वो वही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, बस उसकी जो परिस्थिति होगी उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। तो यही बात यहां पर बताई है कि ऊर्जा को ना बनाया जा सकता है, ना ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। यही ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है, ठीक है। अब बात आती है पावर, शक्ति किसे बोलते हैं। पावर यानी कि शक्ति क्या होती है, ठीक है। तो पावर यानी शक्ति क्या होती है। तो शक्ति क्या मतलब है कि शक्ति क्या करती है, शक्ति क्या होती है। कोई भी किया गया कार्य की गति को मापना, अर्थात कार्य कितनी शीघ्रता या देर से किया गया, यानी कार्य की
कार्य कितनी शीघ्र, कोई भी कार्य हम कर रहे हैं तो वो कितनी तेजी से हुआ है, कितनी धीमे से हुआ है, तो उसकी गति को मापने का कार्य जो है वो शक्ति द्वारा किया जाता है। तो शक्ति क्या है? किसी भी किए गए कार्य की गति को मापने का एक तरीका है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? शक्ति कहते हैं। यानी कोई भी कार्य हम कितने धीमे से कर रहे हैं, कितनी तेजी से कर रहे हैं, इससे मेरी शक्ति का अंदाजा होता है। ठीक है, इससे मेरी पावर का अंदाजा होता है। ठीक है, तो वही यहां पर बात कही गई है बिल्कुल सिंपल भाषा में। कोई भी कार्य मैं कर रहा हूं, एक पत्थर को उठाकर यहां से यहां रख रहा हूं या एक पत्थर को मैं ढकेल रहा हूं, तो मैंने किस तेजी से वो कार्य किया, ठीक है, किस परिमाण से वो कार्य किया, किस गति से वो कार्य किया, इसी को नापने का एक तरीका है जिसे शक्ति कहा जाता है। तो शक्ति किए गए कार्य की गति को मापती है, अर्थात कार्य कितनी शीघ्रता या देर से किया गया है। शक्ति की परिभाषा इस प्रकार है, कार्य करने की दर या ऊर्जा रूपांतरण की दर को शक्ति कहते हैं। यदि कोई अभिकर्ता t समय में w कार्य करता है तो शक्ति का मान होगा कार्य बटा समय, P इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, शक्ति का फॉर्मूला क्या हो जाता है? शक्ति इज इक्वल टू कार्य बटा समय। यानी कोई कार्य एक समय में, एक पर्टिकुलर टाइम में, एक निश्चित समय में आपने कितना कार्य किया है, यही आपकी शक्ति का अंदाजा बताती है, यही आपकी शक्ति को बताती है, यही आपकी पावर को बताती है। इसका मात्रक क्या होता है? याद रखिएगा, वॉट होता है। क्या होता है? वॉट। इसको W से डिनोट किया जाता है, इसको W से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, जेम्स वॉट के नाम से, के सम्मान में ये से रखा गया है। ठीक है, रखा गया है। तो ये होता है। फिर 1 वॉट जो होता है वो कितने के बराबर होता है? 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। 1 जूल का आपको पता है कार्य ऊर्जा का जो मात्रक हमने बताया था। ठीक है, तो 1 जूल प्रति सेकंड, ठीक है, के बराबर होता है 1 वॉट। 1 किलोवाट कितना होता है? 1000 वॉट के बराबर होता है। 1 किलोवाट किसके बराबर होता है? 1000 वॉट के बराबर होता है, या 1000 जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से शक्ति, आपको ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि शक्ति आखिर क्या होती है। तो ओवरऑल ये इस चैप्टर के जितनी भी चीजें थी कि ऊर्जा क्या होती है, ठीक है, ऊर्जा कार्य क्या होता है, ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा का रूप क्या होता है, उसे एक रूप से दूसरे रूप में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है, परिवर्तित किया जा सकता है, साथ ही साथ पावर क्या होती है, ये सब इस चैप्टर के छोटी छोटी बेसिक्स थे। ठीक है, आधार थे, और ये मुझे लगता है कि आपको अच्छे से ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। होप आपके लिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा यूजफुल ये चैप्टर हुआ होगा। तो हम लोग अब मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जिसमें हम लोग और बहुत सारी चीज़ों की चर्चा करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।